हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हो भाई सभी। तो बड़ा आई होप पेपर आपका अच्छा गया होगा। उम्मीद होगी इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, वर्दी आपके बदन पे होगी। और अभी तक आपके मन में है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन गलत गए। तो उसके सॉल्यूशन के साथ मैं नीरज सर, कटारा अकेडमी आइए। तो बड़ा मैथ्स का सॉल्यूशन हम यहाँ से करेंगे। ये हमारा 8 जून शिफ्ट सेकंड जो हुआ था वो पेपर है। तो 8 जून को होने वाली शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मानव और मनु एक काम को 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। तो बेटा एक तो आपका क्या है, ये आपका मानव है और एक आपकी मनु है। इन दोनों के लिए कहा जा रहा है कि 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क मिल जाएगा हमें 16 × 3 = 48, 24 दूने 48। अब हमें यहाँ पे कह रहा है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। तो भाई जब ये 8 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 8 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे 40 यूनिट। अब यहां से जो काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क, तो बेटा टोटल जो काम था वो हमारा 48 यूनिट है। 40 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, 8 यूनिट का। अब इस 8 यूनिट के लिए बोल रहा है कि शेष काम को मनु कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई मनु की एफिशिएंसी कितनी थी, मनु की एफिशिएंसी 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट के अकॉर्डिंग इस 4 यूनिट को मनु अगर करेगा तो बताइए कितने दिनों में करेगा। तो ये करेगा 4 दिनों में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रज्वल और लावण्य की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। बेटा एक प्रज्वल है, एक लावण्य है, इनकी एज रेशियो दे रखी है 5:6। कह रहा 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु है वो 6-7 हो जाती है। तो बस आप यहाँ पे ये देखो केवल कि 6 से 7 हुआ, 5 से 6 हुआ। तो रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों की ही जो एज इंक्रीज हो रही है बेटा वो 1 यूनिट हो रही है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू, इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कही जा रही है, 3 वर्ष बाद। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 और हमें क्या पूछा गया कि बताइए प्रज्वल की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रज्वल की वर्तमान आयु कितनी थी, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की हो जाएगी बेटा 15 साल। तो प्रज्वल की वर्तमान आयु है 15 साल। एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। तो बेटा कभी भी अगर नंबर सेम इंक्रीज किया जा रहा है और फिर सेम डिक्रीज किया जाता है, तो यहाँ पे हमेशा जो नेट चेंज आता है वो आता है R² / 100%। तो इस केस में हमेशा क्या होता है कि नंबर डिक्रीज हो जाता है। कितना होता है, R² / 100% का आता होगा, बहुत बेसिक है। तो 20 का स्क्वायर करिए 400, 400/100, यानी यहाँ पे जो नंबर पे चेंज आएगा, नंबर हमारा क्या होगा, 4% घट जाएगा। तो 4% डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो। तो पेपर में बेटा मैथ के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टिपिकल है। एक दो क्वेश्चन तो है थोड़ा सा जो कि आपको दिक्कत दे सकता था, बाकी सब हमारा बेसिक क्वेश्चन ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई HCF 4 है और LCM 5940 है। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि HCF × LCM इक्वल्स टू होता है N1 × N2, यानी दोनों संख्याओं का गुणा। तो एक संख्या दे दी हमें 108, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, दूसरी नंबर आपको मिल जाएगी। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 27 चौके 108, 27 से काटो तो 27 दूने 54, 5 बचा, 27 दूने 54 और 1 0। तो बेटा कितना, दूसरा नंबर होना चाहिए हमारा डी ऑप्शन 220। चलिए और बढ़ते चलते हैं। 12% साधारण ब्याज के सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4,000 रुपए और प्रियंका को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए दिए। दोनों ऋणों से कुल ब्याज, बेटा टोटल ब्याज। तो ये देखो 12% है रेट और 3 वर्ष, तो पहले कितना मिलेगा इसे, 36% इंटरेस्ट मिल जाएगा। कहां से, 4,000 रुपए से। तो भाई 4,000 रुपए पे ब्याज निकाल लो पहले तो आप। तो 36 दूने 72 दूने 144, यानी 1,440 रुपए तो इसे कहां से मिल गए, रोहन से। अब आओ अगले पे, और प्रियांक को 2 वर्षों के लिए, रेट तो वही है 12% का, कि 12% से और 2 वर्ष के लिए, तो 12 दूने 24, 24% इंटरेस्ट यहां से मिल जाएगा कितने पर, 5,000 रुपए पर। तो 5,000 रुपए का 24% आप निकाल देंगे। तो बेटा यहां से जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा कि 24 × 120, यानी कि 1,200 रुपए।
उसने कहा टोटल, तो 1400 और 1200, तो भाई सम कितना हो गया 2600 और 40 और है, तो 2640 रुपए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शर्ट्स से दे रखा है, तो यहाँ पे हमेशा इस तरह की शर्ट्स को हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो 225 का स्क्वायर रूट होता है भाई 15, ये हो जाएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट होगा 13, इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 121, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 11, इसमें ऐड करोगे 11, 25 11 36, 36 का 6, और 10 में 6 ऐड करोगे 16 हो जाएगा, 16 का आएगा 4। और क्वेश्चन है हमारा फिर 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, तो 8 गुणा 4 और नीचे है क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 का बेटा क्यूब रूट कितना होता है 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 4 चौके 16, तो आंसर क्या रहेगा हमारा ए ऑप्शन 16। बीजीय व्यंजकों एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई क्यू का एलसीएम। बेटा ध्यान देना, कभी भी अगर आपको एल्जेब्रिक नंबर्स दे रखे हैं जैसे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई क्यू, और हमें कहा जा रहा है इसका एलसीएम बताओ, तो आप क्या करोगे, हमेशा जो मैक्सिमम पावर है उसे लेकर के चलोगे। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है स्क्वायर, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है q, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू। कहाँ पे है बेटा एक्स स्क्वायर वाई क्यू, तो डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यू, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए मूव टू नेक्स्ट। 5 श्रमिकों का एक समूह का 8 दिनों में, 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बेटा 5 श्रमिक हैं और 8 दिन में ये पूरा कर सकते हैं, और एक श्रमिक को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं, एक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो सभी श्रमिकों का कुल भुगतान क्या होगा, तो बेटा जब एक को 400 मिल रहे हैं तो 5 को कितने मिलेंगे 2000, 8 दिन में काम हो रहा है, तो 8 5 40, 4 चौक 16, यानी जो टोटल इन्हें मिलेगा वेतन, टोटल जो इनको वेगेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 16,000 रुपए हो जाएगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.55 है, उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान रखिएगा बेटा, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है अगर टोटल, तो हमेशा वो 1 होती है, तो यहां पर होने और न होने का योग जो होगा वो हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना है बस। तो होने की प्रायिकता कह रहा है 0.55 है, तो आपको क्या करना है, इसे 1 में से केवल सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा हमारा 0.45। तो न होने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी वो हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी 0.45। यानी कोई भी घटना हो, कोई भी काम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा, और न होने की प्रोबेबिलिटी, उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, नंबर दे रखे हैं। अच्छा ये ध्यान दो, ये सब बेटा टर्मिनेटेड डेसिमल हैं जो आपको दे रखे हैं, लेकिन रूट टू टर्मिनेट नहीं होता है, और रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.412 और इससे भी आगे चलती जाती है। तो ये श्योर हो जाओ कि सबसे बड़ा तो रूट 2 है, तो ये तो हमारे सीधे सीधे गलती हो जाएंगे ए और बी। बचे हमारे पास कौन से बेटा, सी और डी बचे। अब इनमें भी आप देखो, ये 1.410 कह सकते हो, 1.4142, 1.414 इसे 0 कह सकते हो, यानी कि ये 4142 और ये 414। तो ये देखो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा जो सबसे छोटा है इनमें, तो 1.41, तो देखो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1.41, इसके बाद में ये आ जाएगा 1.414, और ये इसके बाद में, और रूट 2 सबसे बाद में। तो डी ऑप्शन हमारा सीधा सीधा, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं करना आपको, बस टिक लगाना था, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी। कह रहा दिए गए कथनों को पढ़ें, फिर दी गई जानकारी के लिए ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आंसर करने के लिए सफिशिएंट है, पहला दूसरा या दोनों में से कोई नहीं, एक साथ मिलके या दोनों एक साथ। ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या जा सकते हैं, इसकी एक भुजा 6 इकाई है, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा 6 है, तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते अभी। अगली कंडीशन कह रहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल बेटा, जब इसने जैसे ही दूसरी स्टेटमेंट बोली कि समबाहु त्रिभुज है और एक भुजा 6 है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की तो हर एक भुजा 6 ही होती है,
जब एक भुजा उसने 6 दे दी और संभव त्रिभुज बोल दिया, इसका मतलब सब भुजाओं की वैल्यू 6। अब आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं, √3/4a²। तो क्या हुआ हमारा आंसर यहाँ पे कि दोनों स्टेटमेंट मिलके, अकेला कोई सा नहीं, अगर ये दोनों एक साथ हम लेके चले तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, जो कि हमें पूछा गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड सेकंड्स आर रिक्वायर्ड। तो दोनों स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे नीड होगी बेटा, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। भाई मैं आपसे केवल ये कह दूं, एक समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल बताओ, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। ऐसे कहूं कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी एक भुजा 6 है या हर एक भुजा 6 है, तो आप आसानी से बता दोगे। लीजिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 160% अधिक मूल्य अंकित करता है। ऐसे समझो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो बेटा मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 160 ज्यादा यानी 260, और 25% के डिस्काउंट में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कि 260 पे 25 का डिस्काउंट है 75/100। हाँ बेटा सॉल्व करो, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 छिक्के 24, 2 4 पंजे 20, और 60 दिया 180, 5 दिया 15, 195। यानी कि 100 रुपए का आर्टिकल और 195 195 में सेल हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? आप कहेंगे डी ऑप्शन सर, 95% का प्रॉफिट है, कोई ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट है बेटा, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, मात्रा 35 है। अगर टोटल 35 लीटर है तो 3 5 और 2 7 हो गया, 1 यूनिट कितनी आ जाएगी? 5। इसने कहा इसमें कितना दूध है, दूध बेटा पहले वाला यानी 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लीजिए साहब, 13,450 12,846 माइनस 1230 माइनस के इक्वल्स टू 23,670 प्लस 987। कह रहा के का मान बताइए, तो भाई जोड़ लो इन्हें, तो कितना है 13,450 और 12,846, इन्हें जोड़ो तो ये बना 6, 5 और 4 9, 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो 26,296। और बेटा 1230 माइनस है, उधर ले जा सकते हो या यहीं पे माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो उधर, कितना है हमारा 23,670 और भाई 987, माइनस वाले को भी ऐड कर लेते हैं 1230, ये इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 7 8 7 15 15 और 3 18, 6 और 9 15, 15 2 17, 17 और 1 18, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 2, तो ये बना भाई 25,887। तो बेटा अब जब हम पक्षांतर करेंगे इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो 16 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा 0, देखो 0 9, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0 9, यही रिजल्ट आएगा हमारा, ए ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा 409। जे और के एक बिजनेस में 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं, वे अपने निवेश को मुनाफे में बांटना चाहते हैं। बिजनेस को 8 महीने के आखिर में 15,000 का मुनाफा होता है, मुनाफे में के का भाग बताओ। तो बेटा ये 20,000 है, ये 30,000 है, तो आप देखोगे 10 दूने 20, 10 तिये 30, तो किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है? 2:3 में। 8 महीने बाद, जब दोनों का ही समय कांस्टेंट है तो कोई जरूरत नहीं है टाइम पे निगाह डालने की, सीधा सीधा सॉल्व कर दो। कितने है साहब? 15,000 रुपए का मुनाफा हुआ, 3 और 2 5, कह रहा है के का भाग बताओ, के का मतलब दूसरा यानी 3 यूनिट, तो 5 तिये 15 और 3 गुणा 3 करोगे तो 3 तिये 9, तो 9,000 रुपए बेटा यहाँ पे इस के का भाग रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित 6 अंकों में से कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है? अब बेटा इसमें ये जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे दिया था कि ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्क्वायर होने और न होने की कंडीशन जैसे होती है कि हमेशा जो लास्ट डिजिट होते हैं वो 1 से लेकर के और 24 तक के जो अंक होते हैं हमेशा वही होते हैं स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन यहां पर आप देखोगे
तो 89, 01, 41 और 09, ये सब लास्ट के वो दो डिजिट हैं जो 1 से लेकर के 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर में होते हैं, और ये कंडीशन होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर हर एक नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा, और जो आपका आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा बेटा लास्ट वाला ऑप्शन, यानी कि 100, 109। ये स्क्वायर रूट आप निकालोगे प्रॉपर, तो इनमें लास्ट वाला आंसर जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 234 और 452 का HCF क्या होगा भाई? 234 है और 452 है, तो HCF निकाल लो। पहले तो देखो 2 से कट रहे हैं, 2 1 12 दूने 24, 2 सत्ते 14, और काटोगे तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 छिक्के 12, बाकी ये 7 है, ये 6 है, तो और 2। अच्छा जितने भी ऑप्शन है 2 तो है ही, बाकी में भी 2 के मल्टीपल हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ पे 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, इसमें कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, 2 इसका एच। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी शहर में 6 दिनों के लिए दर्ज तापमान, ये तापमान दिया गया है, और हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ रिकॉर्डेड टेम्परेचर। बेटा रेंज, तो रेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, रेंज का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम और मिनिमम, इनका बेटा जो डिफरेंस होता है ना, वही होती है आपकी रेंज। ये स्टैटिक से दे दिया है, और होता क्या है कि जैसे सिलेबस में तो नहीं है स्टैटिक, स्टैटिक आपके सिलेबस में आएगी, लेकिन इस बार थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन यहां से भी डाल दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में, थे तो बहुत लो लेवल के ही, लेकिन जो चीज सिलेबस में नहीं दे रखी है बच्चों के लिए, तो वो थोड़ा सिर दर्द का सबक बना, कुछ बच्चों के लिए, कुछ नहीं ज्यादातर बच्चों के लिए। तो आप इसमें पहले तो मैक्सिमम देख लो, फिर मिनिमम देख लो। तो 32, 35, 29, 38, 33, 31, तो बेटा मैक्सिमम तो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें 38, और मिनिमम कितना था? 32, 35, 29, 29, 38, 33, 31, 29 मेरा मिनिमम है। तो इनका जो डिफरेंस आया तो वो कितना निकल के आएगा भाई? 9। यानी इसकी जो रेंज है बेटा वो कितनी है आपकी? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कि इसकी जो परास है, रेंज है, वो 9 है। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 2800 मीटर है, तो इसे घेरने के लिए कितनी बाढ़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो बेटा बाढ़, बाढ़ जब भी निकालोगे तो बाढ़ का मतलब परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। तो आपको बेटा स्क्वायर की पेरीमीटर पता करनी है, और स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4a। तो कर दीजिए सिंप्लीफाई सीधा, 4 इंटू 2800, तो 28 दूने 56 दूने 112, और 2 जीरो और, तो 11200 मीटर, इतनी आपको बेटा यहाँ पे फेसिंग की जरूरत पड़ेगी। गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? अब बताओ, इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई होता? जब भाई हम गुणा करते हैं तो हमें पता है दशमलव के अंक जोड़ लिए जाते हैं, तो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये और देख लो गुणा करने पे कहीं 10 तो नहीं बन रहा, 4 तिये 12, 12 दूने 24 नहीं बन रहा, यानी कि बेटा टोटल जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे हमारे? 6। नेक्स्ट लीजिए। एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और इसे 15% के लाभ पे बेच दिया। लैपटॉप का विक्रय मूल्य बताइए। जब भाई 40,000 में लैपटॉप खरीदा, 15% का लाभ यानी 115 में बेच दिया, डबल जीरो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 और 2 जीरो, तो बेटा कितना? 46,000, इतने रुपए का इसने इस लैपटॉप को सेल किया होगा। 80 छात्रों की कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल दोनों खेलते हैं 15 छात्र। अच्छा, कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं? तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बना लो, आराम से हो जाएगा। जैसे कि ये आपका अगर मान लो क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, उसने हमसे कहा 15 छात्र दोनों, तो 15 बेटा कॉमन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, 45 क्रिकेट खेल रहे थे तो ओनली क्रिकेट कितने आ जाएंगे? 30, और यही पूछा है उसने कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो 30। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं।
एक वृत्त की त्रिज्या 92.8 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या है? अब ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है भाई, जो जितनी जल्दी गुणा कर लेगा वो उतनी जल्दी आंसर लगा देगा इसका। जैसे हमें पूछ रहा है वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस, तो बेटा सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू, और पाई की वैल्यू बोली है कि 3.14 का प्रयोग करें, और आर कितनी है साहब? आर है 92.8। तो बेटा जब हम इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो मिलेगा आंसर वो मिल जाएगा 582.78 इनका मल्टीप्लाई करने पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करना है भाई, अब ये तो करना ही पड़ेगा, कहीं इसमें भी सोचो कि सर इसका भी कोई तरीका बताओ। एक कार 4 लगातार दिनों में निम्नलिखित दूरियां तय करती है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह दे रखा है। प्रतिदिन औसत दूरी, तो बेटा औसत दूरी निकालना है तो सबको जोड़ लो। तो पहले दिन 120 किलोमीटर गई, दूसरे दिन 95 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, एंड लास्ट वन इज 140 किलोमीटर। ये बना 5 और 5 10, 4 और 4 8, और 2 10, और 9 19, 19 और 1 20, 3 और 2 5। तो टोटल बेटा कितनी डिस्टेंस कवर हुई? 500 किलोमीटर। एवरेज पूछा है तो 500 बटे कितने दिन है भाई? टोटल टोटल दिन है 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 125। तो एवरेज जो निकल के आएगा पर डे का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 125 किलोमीटर। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 800 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। बेटा विपरीत, तो बस जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन दिखे तुरंत समझ जाओ स्पीड हमें ऐड करनी है। तो रिलेटिव स्पीड 80 है, एक की 60 है, तो 80 और 60 140 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 5/18 बराबर दूरी। कह रहा धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी के चालक को, बेटा ये है यहाँ पर कंफ्यूजन। यहाँ पे रेलगाड़ियों का नहीं पूछ रहा कि रेलगाड़ी आपस में कितने समय पार करेंगी, रेलगाड़ी द्वारा पूछा जा रहा है दूसरी गाड़ी के चालक को पार करने में। चालक का मतलब व्यक्ति, तो व्यक्ति को पार करने का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 800। तो 800 कितने समय में पार करेगी? हमने कहा 1 सेकंड में। तो भाई 0 से 0 गया, 2 से 2 सत्ते 14, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 40 बार, और बेटा 5 से 5 अट्ठे 40, तो 18 अट्ठे कितना हुआ? 18 अट्ठे 144, और बेटा x के साथ में क्या है? 7x, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 7 दूने 14, 4 में भाग नहीं जाएगा 20। देखो जरा, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 20 से है, डी ऑप्शन, यानी हमारा जो रिजल्ट रह रहा होगा वो होगा 20.57। आइए साहब बढ़ ले अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन को रीजनिंग में भी कर सकते हो, बाकी मैथ में है, डाल दिया है, कोई नहीं समझ लो। इसने हमसे कहा अनन्या अपना सारा होमवर्क 9:30 बजे से 5 मिनट पहले खत्म करना चाहती है। 9:30 से 5 मिनट पहले का मतलब बेटा 9:25 पर, ताकि वह एक जरूरी टीवी शो प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय हैं, हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। तो बेटा 40 मिनट हर विषय में लगते हैं, 5 विषय हैं, तो टोटल जो समय लगेगा 40 पंजे 200, 200 मिनट का समय। मैं इससे घंटे बनाऊं तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 दिए 180, 3 घंटा, और 200 है 20 मिनट। तो इस 200 मिनट को हम कह सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि उसे अपना होमवर्क करने में 3 घंटा 20 मिनट लगेंगे। अब 9:25 तक उसे फ्री होना है, यानी कि उसे माइनस के 3 घंटे 20 मिनट जाना है। तो आप बताओ उसे कब होमवर्क चालू करना चाहिए था? तो भाई 25 में से 20 गया तो सीधा सीधा 5 मिनट बचे, और 9 बजे से 3 घंटे पहले का मतलब 6 बजे। तो 6:05 पर उसे अपना कार्य, उसे अपना होमवर्क शुरू करना चाहिए था। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। एक छात्र के 6 विषयों में अंक इस प्रकार हैं। प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 70 अंक आवश्यक हैं। तो छात्र कितने प्रतिशत विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ? भाई 70, देखो 78 पास हो गया, 82 पास हो गया, 90 पास हो गया, विज्ञान साइंस में 74 पास हो गया,
इंग्लिश 68 फेल हो गया, इसमें ही फेल हो गया, ये एक सब्जेक्ट मिला हमें, फेल हो गया। कॉमर्स कंप्यूटर 86 पास हो गया। तो ये बताओ कितने विषयों में फेल हुआ, एक विषय में। टोटल कितने थे, टोटल विषय थे ये कितने, 6, यानी 1/6। परसेंट में पूछ रहा है तो 1/6 कितना होता है बेटा, 16 सही 2/3 या 16.67%। यानी कि फेल जो विषय हैं वो है टोटल इसके 16.67%। एक शिक्षक दो अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड करता है। स्कोर इस प्रकार है और हमसे कह रहा है प्रत्येक विषय के लिए औसत स्कोर की गणना करो। औसत, चलो पहले इसी का एवरेज निकाल लें। तो 8 5 13, 13 2 15, 8 23, 23 और 6 29, 2 कैरी हो गया। तो 7 8 15, 15 9 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39, 39 और 2 41, 419। और कितने सब्जेक्ट हैं भाई, ये कितने विषय हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5। तो बेटा पहले का एवरेज आप निकालोगे तो 5 8 40, एक बच गया 19 हो गया, 5 3 15 यानी 83 पॉइंट, और 4 के 5 3 15, 4 बच गया, 5 8 40, तो 83.8। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 83.8 है, ऑप्शन ए। यानी दूसरे वाले का हमें निकालना भी नहीं है, और अगर निकालोगे भी तो आपको मिल जाएगा 84.6, जब एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नो नीड टू सॉल्यूशन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, जॉन ने शेयरों में 18,000 रुपए का निवेश किया, सारा ने 1,00,000 रुपए का। तो जॉन का निवेश और सारा का निवेश, तो बेटा 000 ये हटाओ, सीधे सीधे किसके 000 कैंसिल आउट, और इसके 000। 2 से काटोगे तो 2 नीम 18, 2 से 100 को काटोगे तो 2 से 50। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। 1500 रुपए को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद राशि क्या होगी। बेटा सीधा सीधा सी आई है कि 1500 रुपए हैं और 2 साल के लिए, तो 105/100 एक साल में, अगले साल 105/100। लीजिए 100 से ये 100 उड़ा दो, गुणा करना है तो 105 का स्क्वायर होगा कितना, 11 धाम 110, 5 पंजे 25। इसमें गुणा करना है 15 से, और बटे में 100 और ऐसे भी ध्यान रखिएगा। 2 अंक हटा के बस दशमलव लगा देना, तो 15 पंजे 75, 7, 15 दूने 30 और 7 37, कैरी कितना हो गया भाई 3, 15 शून्य शून्य यानी 3, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, तो 1 2 यानी 1653.75, 1653.75, बी ऑप्शन। आइए, एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों में स्कोर 165, 210, 185, 240 और 175 दिए गए हैं। टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रन के औसत के स्कोर की आवश्यकता है। हमसे कह रहा है बताइए छठे मैच में कितने रन बनाने होंगे। भाई 200 की आवश्यकता है, ये देखो 165 कितने की कमी पड़ी, 35 की। 210 कितने एक्स्ट्रा है, 10 एवरेज से, कितने की कमी है, 15 की। कितने एक्स्ट्रा है भाई, 40, और यहां कितने की कमी है, 25 की। 175 है, तो बेटा 35 और 15 50, 40 और 10 50, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, यानी -25 बचा। उसे 25 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, 200 चाहिए था, 25 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे अगले मैच में, व्यक्ति को बनाने, उस टीम को बनाने पड़ेंगे 225 रन, तब जाके एवरेज हमारा 200 पे बैलेंस हो पाएगा। लीजिए भाई x का मान बताओ, तो 2.75 प्लस 3.5x, तो 3.5x है, इधर 1.5x है, साइड चेंज करो इसकी, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x इक्वल्स टू 2.75 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां घटा लो भाई 9.25, और ये बेटा आपका 2.75, तो ये 0। 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 8 में से 2 गया तो 6, तो सामने आ जाएगा बेटा 6.5। तो बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6, पॉइंट लगाओ।
2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 3.25 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3.25। ओके, आ जाओ बढ़े एक और प्रश्न की ओर। दी गई तालिका कंपनी के विभिन्न स्रोतों से कुछ वर्षों के दौरान हुई आय को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। बिल्कुल जी, कर लिया, ध्यानपूर्वक ही करना होता है। हमसे कह रहा है 2019 में कंपनी की कुल आय, देखो ये है 2019 और ये इसकी इनकम है 2019 में, ये वाली, ये टोटल, कि 2019 में कंपनी की कुल आय का कितना प्रतिशत निर्यात से होने वाली कमाई से आया। निर्यात, निर्यात मतलब बेटा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो निर्यात देखिए, निर्यात कितना हो रहा है, निर्यात कर रहा है 2019 में 260, परसेंट में पूछ रहा है, गुणा 100, 2019 में होने वाली इनकम। तो इन सबको आप ऐड कर लें, तो इन सबको जब ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 और 4 और 6 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 2 कैरी हो गया, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, यानी कि 1450 ये है हमारा। काट लीजिए, 0 से 0 गया, 5 से काटो, ये 29 बार, 29 पंजे 145 और 5 दूने 10, यानी कि बेटा 26 दूनी 52, 520 बटे 29। अब जब आप 520 में 29 से डिवाइड करोगे तो जो आपको इसका आंसर मिल जाएगा वो पहले वाला ऑप्शन रहेगा 17.93। जब इसमें भाग देंगे तो 17.93 लगभग में ये हमें मिल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, ए ऑप्शन। चलो तो एक लास्ट प्रश्न और इस शिफ्ट का, लास्ट प्रश्न मैथ का। यहाँ पे कुछ आपको स्टैटिक्स दिखाई दे रही है। कह रहा है C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों 2024 और 25 में की गई दिए गए डेटा का उपयोग है। ये कह रहा है किस शाखा ने 2024 और 25 के दौरान संयुक्त रूप से सबसे अधिक बिक्री दर्ज की, सबसे अधिक बिक्री। अब बताओ बेटा, इसमें भी कुछ सोचना है। सबसे अधिक का मतलब ये देखो, ये दिख रहे सबसे ऊपर टावर, यही दोनों है सबसे अधिक संयुक्त रूप से, क्योंकि ये 150, ये 350, 125, 196, 85, तो ये कौन सी है, C2। तो C2 का मतलब बेटा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बेटा ये था आपका 8 जून 2026 को ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी, शिफ्ट सेकंड्स का मैथ सॉल्यूशन। बाकी पूरा सॉल्यूशन आप फुल देखिए, अभी तीनों शिफ्ट्स के, तीनों डेज के 6 शिफ्ट्स के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून शिफ्ट सेकंड का रीजनिंग का आप ये सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप अपना स्कोर भी देखेंगे कि रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का जो रहने वाला है वो ये है। सर किसका है? सर ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कह रहा 326 452, तो मैंने लिखा 326, मैंने क्या लिखा सर 326, मैंने यहाँ से क्वेश्चन में लिखा 326 सर, फिर मैंने लिखा 452, 326 के बाद क्या लिखा मैंने 326, फिर सर 452, फिर सर 678, फिर सर 1004 और आगे क्वेश्चन मार्क। इतने से ही पता चल जाएगा। 326 से अगर 452 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 126 बढ़ा है। सर यहाँ 452 से 678 हुआ है तो कितना बढ़ा है सर 226, 6 और 2 8, 5 और 2 7। सर आगे कितना बड़ा होगा फिर सर 326 बड़ा होगा। पहले 126 बढ़ा, फिर 226, फिर 326, तो आगे कितना बड़ा होगा सर 426। अब जैसे ही मैं 426 बढ़ाऊंगा 1004 में, तो ये कितना हो जाएगा 1430 और इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुषा बाईं ओर से 30 पर है। अनुषा बाएं से कितने पर है, 30 पर, और लोग कितने हैं 85, तो टोटल दूरी कितने की हो जाएगी 86 की। और 86 से अगर मैं 30 कम कर दूं तो 6 और ये 56। तो जो अनुषा पहले लेफ्ट से थी, अनुषा किस नंबर से थी सर, अनुषा लेफ्ट से 30 पर थी, तो अब अनुषा राइट से कौन से नंबर पर आ गई है 56 पर। बानू दाएं से 18 पर है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा बानू तो दाएं से 18 पर है और अनुषा दाएं से कौन से नंबर पर है मेरे भाई, अनुषा दाएं से है 56 पर।
क्योंकि पहले अनुषा का बाएं से पता था 30, बाएं को टोटल वैसे कम कर लिया है, 85 लोग थे तो दूरी हो गई 86 की, 86 से 30 कम किया तो भैया अनुषा आ गई दाएं से 56 पर। 56 से 18 के बीच उन लोगों की संख्या ज्ञात करिए जिनके बीच टोटल दूरी काउंट कर लो। 16 से 8 गए तो 8, इधर कितना रह गया 4, 4 से 1 गया तो कितना बचा 3, तो 38 की दूरी है। अगर दूरी 38 की है तो व्यक्ति कितने बैठे थे सर? व्यक्ति बैठे थे 37। कितने व्यक्ति बैठे थे सर? व्यक्ति बैठे थे 37। नेक्स्ट ये रहा 5:24 और मिनट वाली सुइयों के बीच छोटा कोण। मैंने सिखाया था 60 गुणा 5 डिफरेंशियल 11 गुणा m अपॉन में कितना 2। ये कितना हो गया सर? 300। ये कितना हो गया 44, 4 कैरी 22 और 4 26, 264 बट्टे कितना 2, बचा कितना सर 36 बट्टे कितना सर 2। 36 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 18। आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। ये कह निम्नलिखित प्रतीक युग्मों के अनुक्रम का अध्ययन करें। यह अनुक्रम दो प्रतीक युग्मों के बीच एक समान वैकल्पिक पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है, पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो, ये है पैटर्न। ठीक है, और पहचानो कैसे दो प्रतीक समूह एक निश्चित क्रम में दोहराए जाते हैं और फिर अनुक्रम को पूरा करने वाले सही प्रतीक संयोजन का निर्धारण करें। अनुक्रम को कोई एक कट कर रहा है, अब जो कट कर रहा है वही छांटना है आपको। जैसे मैंने देखा ये रहा सर, मैंने ये देखा कि ये क्या है सर? ब्रैकेट है, फिर स्टार है, फिर एंड है, फिर यहाँ परसेंट भी है और कॉमा लगे हुए हैं दोनों जगह। यानी ये पूरा एक ये बनाओ, एक पूरा युग्म बन गया, एक पेयर बन गया ये। अच्छा, सेम पेयर यहाँ भी बन गया है सर, ये रहा यहाँ तक, फिर सेम पेयर यहाँ भी बन गया है यहाँ तक, फिर सेम पेयर यहाँ भी बन गया है सर, यहाँ नहीं बना, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तक तो सही है। अच्छा, इस जगह पे क्या आना चाहिए था सर? इस जगह पे क्या आना चाहिए था सर? ये पेयर बन रहा है यहाँ, और सर यहाँ से ये पेयर बन रहा है कंप्लीट। समझ तो पा रहे हो? तो यहाँ कौन सा रह गया है जो नहीं बना पेयर में? सर ये रह गया है क्या सर? पेयर में रह क्या गया है सर? पेयर में रह गया है एंड और परसेंटेज। क्या रह गया है सर? एंड और परसेंटेज। एंड और परसेंटेज आगे पेयर में आना चाहिए था तो वो नहीं है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड और परसेंटेज। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? क्योंकि ये पेयर बन रहा है कंप्लीट, यहाँ ये मिसिंग है, ये नहीं आया है। अगर ये आ जाता तो ये पेयर बन जाता पूरा कंप्लीट, क्योंकि देखो स्टार फिर इसके बाद ये मिसिंग है, ये वाला एंड और परसेंटेज। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये 5 महिलाएं हैं x y z u w उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में खड़ी हैं। पंक्ति में x का स्थान बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा है, यानी 5 व्यक्ति थे, बाएं से दूसरा x है, 1 2 3 4 5 बना दिए। u और v क्रम से बाएं, तो u ये रहा और v ये रहा, क्रम से बाएं और दाएं छोर पर है। y v के ठीक बाएं है, v के ठीक बाएं y है, तो z यहाँ आ गई। अभी कह रहा z पंक्ति में क्या स्थान है z का? दाएं से दूसरा है, नहीं सर, दाएं छोर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दाएं छोर से तीसरा है, बाएं से दूसरा नहीं सर, x है, v और x के बीच में नहीं सर, तो आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ये रहा भैया, बनाओ। तो देखो ये ना अपोजिट हो रहा है और यहाँ ये सेम दिख रहा है, लेकिन रोटेशन भी सेम है, तो ये सेम दिख जाए और रोटेशन भी सेम दिख जाए तो ये कहाँ शुरुआत में दिखेगा? तो ये दोनों तो गलत है सर, शुरुआत में ना यहाँ है, ऑप्शन बी में है, एक अकेला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 लड़कों की पंक्ति में काव्या बाएं से 22 पर है, काव्या की दाएं से रैंक निकाल लो। व्यक्ति लड़कियां थी 40, तो 41 माइनस के 22, 11 से 2 कम किए 9 और 3 से 2 गया तो 21, तो काव्या की 19वें स्थान पर है, काव्या दाएं से। काव्या का जो राइट से स्थान है वो 19 है और माया राइट से 20 पर है। माया राइट से कौन से नंबर पर है? 20 पर। अच्छा, ये दोनों आपस में अपनी स्थिति बदल लें तो गड़बड़ हो गया ये। अब इसे ऐसे करेंगे, देखो काव्या बाएं से 22 पर थी, तो काव्या को बाएं से 22 पर बिठा लो। काव्या ये रही, काव्या बाएं से 22 पर है और दाईं ओर से जो माया है, माया दाईं ओर से इधर जाएगी, क्योंकि 40 तो लड़कियां थी तो 22 और 20 तो ज़्यादा चले जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो ये 22 पर थी और ये कितने पर है सर? 20 पर, तो ये यहाँ जाएगी कौन सर? ये आ जाएगी माया। और जब इन दोनों ने आपस में अपने स्थान रिप्लेस कर लिए, क्या कर लिए? यहाँ तो आ गई माया और यहाँ कौन आ गई? काव्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बदल लेते हैं। तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी? अब बहुत ध्यान से समझना,
पहले अब दाएं दाएं से वो कौन से नंबर पर हो गई है 20, लड़कियां कितनी थी 40, तो दूरी कितने की हो गई सर 41 की, और 41 से 20 की अगर मैं दूरी कम कर दूं तो ये दूरी कितने की बची 21 की। तो मैं आंसर क्या टिक कर दूंगा सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है एंड के विपरीत बताओ, एंड के विपरीत क्या है एट द रेट, आंसर ऑप्शन बी। एंड के विपरीत क्या है एट द रेट। अब ये कह रहा है इस पिक्चर का बताओ कंप्लीट। सर U4, 4 का मतलब यहाँ तो 5 आ रहा है दिखते ही गलत है, यहाँ P आ रहा है ये भी दिखते ही गलत है, U4। अब देखो P की स्थिति ढूंढो, P की स्थिति सर कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, यहाँ P की स्थिति गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक तस्वीर की ओर देखते हुए अरविंद ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा है, अरविंद ने क्या कहा है कि ये जो महिला है वो मेरी पत्नी, तो अरविंद ये रहा, अरविंद की पत्नी होगी तो बराबर में बैठेगी, अरविंद मेल है। मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, तो मेरी पत्नी का इकलौता बेटा, मेरा भी इकलौता बेटा, बेटे की माँ है, ये है वो महिला, बस बन गया ये रहा। अब ये कह रहा महिला अरविंद से, अरविंद की कौन लगेगी महिला सर, अरविंद की महिला लगेगी पत्नी, आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये पिक्चर है, ये कह रहा 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। अब देखो 360 गया तो यहीं आ गया, अब 450 से 360 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा कितना सर 90 डिग्री बचा, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। अब इसे 90 मोड़ दो, 90 मोड़ दो तो ये यहाँ बना आएगा, ये वाली जो पिक्चर है, और इधर कहाँ बन रही है सर, केवल और केवल ऑप्शन बी में बन रही है। इसका जो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा प्रतीकों के बीच निम्नलिखित संबंध दिए गए आधार पर कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य है, विकल्प बताना है 4 में से। अब देखो ट्राइंगल बड़ा है, और किससे बड़ा है सर्किल से बड़ा है। अच्छा सर्किल बड़ा है, किससे बड़ा है सर, चतुर्भुज से बड़ा है, ये एक निश्चित रूप से सत्य माना। अब ये कह रहा है क्या चतुर्भुज बड़ा है ट्राइंगल से, सर ट्राइंगल से तो छोटा है चतुर्भुज, ये रहा। अच्छा सर्किल बड़ा है क्या ट्राइंगल से, सर्किल तो छोटा है ट्राइंगल से, ये भी गलत है। अच्छा ट्राइंगल और ये इक्वल है क्या, नहीं सर ये भी गलत है। ट्राइंगल बड़ा है क्या, यस ट्राइंगल बड़ा है चतुर्भुज से, चतुर्भुज ये रहा, चतुर्भुज से बड़ा सर्किल है, सर्किल से भी बड़ा ट्राइंगल है। अब आप देखो मुझसे बड़े मेरे भाई हैं और मेरे भाई से भी बड़े भाई हैं, तो भाई वो डायरेक्ट जो पहले नंबर के भाई हैं वो मुझसे बड़े ही हैं ना, तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया। ये कह रहा स्टेब्लिशमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, TABLE डी। अब देखो डी नहीं है यहाँ, डी नहीं है तो आंसर हो जाएगा कैंडल नहीं बनाया जा सकता, डी नहीं है सर। ये कह रहा है हाँ, शब्द की पहचान करो और बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता बनाओ, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ये STATIUN बन रहा है, TAILOR ये भी बन रहा है, NATIV वी नहीं है, देखो कहीं भी वी नहीं है, वी कहीं भी नहीं है, वी देख लो, तो ये वाला भी, तो डी नहीं बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता है सर, डी नहीं बन सकता है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं, हाँ या ना में बताओ, क्या मेरी बातें क्लियर हैं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आ जाऊँ। नेक्स्ट कह रहा है रुतविल्क 40 मीटर उत्तर दिशा में अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, NESW लगा दो सर, NESW 40 मीटर उत्तर में गया तो नॉर्थ में 40 चला गया, दाएं मुड़ा 60 चला गया, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा 80 चला गया, फिर से वो बाएं मुड़ा 30 चला गया। अब वह देखो भैया काट पीट कर लो, काट पीट देखो बहुत ध्यानपूर्वक, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है सर, वैल्यू ज़्यादा किसकी है, साउथ की, यहाँ दोनों में साउथ ईस्ट, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है सर, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है। किस दिशा में हो जाएगा सर, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है बताओ, एनालॉजी का क्वेश्चन है, आई 9 और 2 11, 12 और 2 14, 7 और 2 9, 2 2 बढ़ रहे हैं, तो ये 4 और 2 6, 16 और 2 18, M 13 और 2 15, FRO तो सब जगह है सर, L 12, 12 और 2 मिलके 14, 14 का मतलब M, 14 का मतलब M, 12 और 2 14, 14 का मतलब M। ठीक है, यहाँ था 4 और 2 6, सही है। अब सर यहाँ 9 2 11, ठीक है, FROM, 12 और 2 14, 13 और 2 15, 2 और 2 4, तो FROMD। तो मुझे लग रहा है यहाँ ये गलत प्रिंट हो गया है, ये M रहा होगा, ये क्या रहा होगा, M रहा होगा।
तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत टाइप हो गया है, डब्ल्यू टाइप हो गया है उनसे, यहाँ एम रहा होगा एम। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट से, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, या कोई गड़बड़ हो गई। 12 और 2 14, 14 का मतलब एन आएगा, 14 का मतलब क्या आएगा एन, तो FROND ये वाला सही है, FROND। 12 और 2 14, 13 थोड़ी ना 14 होगा, FROND। नेक्स्ट पर आ जाओ। P Q और R एक ही शहर में रहते हैं, R का घर Q के घर के 21 किलोमीटर पूर्व में है, Q के घर के 21 किलोमीटर पूर्व में R का घर है, 21 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है सर। Q का घर P के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में है, P के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में किसका घर है? Q का, ठीक है। R के घर के सापेक्ष P का घर किस दिशा में? R के सापेक्ष P का घर किस दिशा में? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है सर? सर नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। रैना अपने घर से पूर्व में 8 किलोमीटर चलती है, 8 चल रही है पूर्व में, और दाएं मुड़ती है 6 चलती है। अब घर पर वापस 8 6 10, ट्रिपलेट याद है या भूल गए? आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट L यानी कितने पर है? 13, सॉरी 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, यानी यहाँ एक बड़ा यहाँ 2, 15 और 3 18, 3 बड़े, 18 4 22, शुरुआत 20 से होगी। अब यहाँ देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15, VO, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है सही उपसर्ग प्रयोग करने वाले शब्द का चयन करें। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी वाले सर ने कराया होगा। केवल एक उपसर्ग का प्रयोग करें और ऐसा विकल्प चुनें जिससे एक सार्थक एवं सर्वमान्य अंग्रेजी शब्द बन सके। तो बेटा इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी। कैसे है सर? आई और आर उपसर्ग बन रहा है, आई और आर जो बन रहा है वो क्या है? उपसर्ग बन रहा है, और इस मीनिंग का मतलब क्या होता है सर? स्थिर, यानी न बदलने वाला। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ये क्या कह रहा है? केवल नींबू का रस, और नींबू के रस वाले कौन से हैं? आयत उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नींबू के रस वाले हैं, और केवल नींबू वाले चाहिए, केवल आयत में चाहिए, ये सब हटा दो, केवल आयत में 6 हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? विटामिन, वी तो कहीं नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। TIM, बी भी कहीं नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। GRAP, पी कहीं नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता है। TERMINATION, डी बन सकता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 56 का आंसर हो जाएगा डी। कन्वर्जेशन का अक्षरों का प्रयोग करके, केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है ये बताना है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ओके, तो बनाओ, कौन सा बन सकता है? ENTRY, तो वाई तो कहीं नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। जी भी कहीं नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। CREA, तो CREATION, तो ये बनाया जा सकता है। LITTL, तो L तो है ही नहीं इसमें, तो ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये रहा कथन, ये रहा स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। सभी अंश केकड़े हैं, तो अंश तो ये रहा केकड़े, ये रहा मछली, दोनों में कॉमन है, यहाँ 50 यहाँ 100, सभी अंश केकड़े बन जाएगा। कुछ अंश केकड़े हैं, कुछ केकड़े अंश हैं, ये भी बन जाएगा। और जब दोनों ही बन जाएंगे तो आंसर क्या टिक करूंगा? आंसर ऑप्शन बी। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है भाई। ये कह रहा है A स्टार B का मतलब है A प्लस B इंटू 2। अच्छा, A हैज B का अर्थ है A माइनस B भागित का 3। सर $B का अर्थ है A गुणा B प्लस का 1। सर सॉल्व करो, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो यहाँ ये A है, ये B है, तो ये क्या हो गया? 14 प्लस 5, बहुत ध्यान से सुनना, 14 प्लस 5 और गुणा 2, तो ये हो गया 5 2 10, 10 और 14 मिलके कितना हो गया? 24। ये जो संख्या है ये कितनी निकल आई बेटा? 24। अब हैज माइनस है और भागित भी लग रहा है, तो पहले हैज को ही सॉल्व करेंगे। तो आप लिखोगे 24, हैज का अर्थ क्या था सर? 24 तो ए हो गया, ए ये हो गया, और बी फिर दोबारा 24 हो गया, ये बी का काम कर रहा है। तो 24 माइनस के 24 और भागित का 3, तो 3 से ये कितनी बार? 8 बार, और 24 से 8 कम किया तो 16। अब $16.9, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, डॉलर का अर्थ क्या था? गुणा, 16 9 मिलके कितने हो गए? 144,
और 144 में एक बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 145। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा 145, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कह रहा है कौन सा उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नेशन बन रहा है, आंट ANT भी बन रहा है, एलोन एल नहीं है एल है, ONE ई नहीं है कहीं, ई नहीं है, ये नहीं बन सकता। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट पर आ जाऊं। इक्वेशन कहाँ है सर, इक्वेशन ये रही, इक्वेशन दे रखी है D% B & C और कॉप ये A, सही है ना, कैप बना दिया है A। अब ये कह रहा बताओ A के आधार पर D के सापेक्ष एक की दिशा ज्ञात करनी है, D के सापेक्ष एक की दिशा ज्ञात करनी है। ओके, तो P%Q का अर्थ था Q P के उत्तर पूर्व में, P के उत्तर पूर्व में, तो यहाँ परसेंटेज का अर्थ क्या था, परसेंटेज का अर्थ था B जो है ना उत्तर पूर्व में है, और किसके उत्तर पूर्व में, D के में, तो D तो यहाँ बैठा दो, D के उत्तर पूर्व में कौन बैठा है, B। सर एंड का अर्थ क्या है, दक्षिण में है, कौन दक्षिण में है, C दक्षिण में है, और किसके दक्षिण में है, C B के दक्षिण में है। सर C B के दक्षिण में बना दिया। अच्छा एरो का मतलब, कैप का मतलब क्या है, पूर्व में, कौन पूर्व में है, A, और किसके पूर्व में, C के पूर्व में है A, तो C के पूर्व में कौन बैठा है, A, C के पूर्व में कौन बैठा है, A। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब ये कह रहा है D के सापेक्ष A की स्थिति ज्ञात करो, तो इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब अगर गड़बड़ है तो ये हमें बराबर पे रखना पड़ेगा, यहाँ से ये यहाँ रखना पड़ेगा D, तो ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, अब ये इसके पूर्व में बन जाएगा। तो ये कह रहा है मान ले सभी बिंदु निर्देशों के समान दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, तो समान दूरी पर स्थित है, बना लो। अब ये कह रहा बताओ D के सापेक्ष A की दिशा ज्ञात करो, D के सापेक्ष A किस दिशा में हो जाएगा, सर A हो जाएगा पूर्व में। कहाँ हो जाएगा, पूर्व में। दोबारा से समझ लो, परसेंटेज का अर्थ क्या था, उत्तर पूर्व में है, कौन, B, तो B उत्तर पूर्व में बना दिया। अच्छा एंड का अर्थ क्या था, दक्षिण में है, कौन दक्षिण में, C दक्षिण में हो जाएगा P के, तो B के दक्षिण में C हो गया। ठीक है। कॉपीराइट का मतलब पूर्व में, कौन पूर्व में है, सर A पूर्व में, और किसके पूर्व में, C के में, तो ठीक है D V के पूर्व में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि पूर्व, इसके अलावा और कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो ये आपस में रिप्लेस हो रखे हैं, आपस में रिप्लेस हो रखे हैं, आप क्लाउड को भी रिप्लेस कर दो तो आप बोलोगे सर DUOLC। अब ये कह रहा है सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, दाईं से दूसरा L, और मूल शब्द तो क्लाउड था CLOUD, मूल शब्द ये रहा, और मूल शब्द के बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा क्या है, O। तो ये कह रहा बताओ क्रम से कौन कौन से अक्षर है, L और O है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन D हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, D। ठीक है, चलो देखो B कितने पर है, 22 पर, Q कितने पर है, 17 पर, तो 22 से 17 हुआ है, 22 से कितना हुआ है, 17 हुआ है, 5 कम हो गए। सर यहाँ 17 से 12 हुआ, यहाँ भी 5 कम है, 12 से अगर मैं 5 कम कर रहा हूँ तो 7 5 12 G आ जाएगा, तो A गलत और क्या है, D गलत, या तो आंसर C होगा या फिर B होगा। अब 16 से 32 हुआ, गुणा हो गई 0.2 की गुणा हो गई सर 0.2 की, 32 से 96 हुआ तो 2 3 6, ये 0.3 की गुणा हो गई। अब यहाँ 0.4 की गुणा हो रही होगी, 6 गुणा 4 24, 24 का मतलब इकाई का अंक 4 होना चाहिए, और इकाई का अंक 4 कौन से में है, सर आंसर ऑप्शन बी में है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। 80 छात्रों की क्लास में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, डायग्राम बना रखा था सर, टोटल 80 छात्र हैं, 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, ये क्रिकेट है ये फुटबॉल है, तो कितने खेल रहे हैं, 15। अब क्रिकेट कितने खेल रहे थे, 45, तो 30 बचे, और फुटबॉल कितने खेल रहे, तो 15, तो 20 बचे। अब ये कह रहा है बताओ कितने छात्र केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, केवल क्रिकेट वाले कितने हैं, 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी सर 30, जो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है बताओ इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल। अब देखो कार और साइकिल में तो नो का रिलेशन है, लेकिन 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 इलेक्ट्रिक वाहन में कार भी आ जाएगा और साइकिल भी आ रही है आजकल इलेक्ट्रिक वाहन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन रखूंगा, यहाँ कार रखूंगा, यहाँ साइकिल रखूंगा, तो आंसर ऑप्शन सी टिक कर दूंगा, सी। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है कि फल, सेब और लाल वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रखती हैं या फिर एक दूसरे से किस प्रकार मेल खाती हैं। अब देखो सेब, फल, सेब और फल का रिलेशन ऑल का होता है,
आपको पता है सभी एप्पल जो है फ्रूट है, सभी एप्पल क्या है, फ्रूट है। अब लाल वस्तु है, अब देखो एप्पल भी लाल हो सकते हैं, फल भी लाल हो सकते हैं। यहाँ इनमें क्या है सर, सम का रिलेशन बनेगा रेड में सम का रिलेशन बन जाएगा एप्पल के और इसके साथ, एप्पल के और इसके साथ सम का रिलेशन बन जाएगा। किसका रिलेशन बन जाएगा, सम का। अब बनाओ, ये कह रहा है कौन सा मेल खाती है, ये कह रहा है सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं, सही है। कुछ सेब लाल हैं, कुछ सेब लाल हैं, सही है। और लाल वस्तुएं सेब के साथ साथ कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं, कुछ सेब लाल हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सभी लाल वस्तुएं सेब हैं, सभी लाल वस्तु सेब नहीं हो सकती, ये गलत है। ये कह रहा है सभी सेब लाल वस्तुएं हैं, सेब लाल वस्तुएं लेकिन फल सेब से पूरी तरह अलग है, फल तो है ना, सभी सेब फल हैं, फल सेब और लाल वस्तुएं सभी पूरी तरह से अलग अलग हैं, बिल्कुल गलत है। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है शब्दों को वर्णान क्रम में व्यवस्थित करो, तो मैंने लिखा DANGEROUS, वर्णान क्रम में व्यवस्थित कर दिया मैंने ये, ठीक है सर। नहीं अभी तो शब्द लिखा है, वर्णान क्रम में तो अब व्यवस्थित कर रहा हूँ। ADG, नहीं जी से पहले ई आ जाएगा, ADEG, जी के बाद सर क्या आ जाएगा, ADEG, एन आ जाएगा सर एन, एन के बाद क्या आ जाएगा सर, सर एन के बाद आ जाएगा ओ, ओ के बाद सर आर, आर के बाद सर एस, एस के बाद सर यू, ठीक है। तो ये कह रहा पुनर्व्यवस्था के बाद मध्य का अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 4, मध्य का अक्षर एन, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है देयर का कोड बताओ, विजिट और देयर ये रहा। अच्छा विजिट और देयर का जो कोड होना चाहिए था वो क्या हो जाना चाहिए था सर, विजिट और देयर का जो कोड एक्चुअल में होना चाहिए था वो हो जाना चाहिए था या तो ना या फिर पा, तो ये दो तो दिखते ही गलत है। अब देखो देयर और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन विजिट दिख रहा है, विजिट यहाँ पे भी था, विजिट यहाँ पे भी है। अब दोनों में कुछ कॉमन देखो, दोनों में यहाँ भी पा कॉमन है विजिट में, यहाँ भी पा कॉमन है विजिट में, और यहाँ भी विजिट में पा कॉमन है। तो भैया देयर का कोड क्या बच्चा, देयर का कोड बच्चा ना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से होती है, पहले तो मुझे बताओ 2024 कैसी वर्ष है सर, 2024 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो दिन कितने रहे होंगे 29। अब ये कह रहा पहली तारीख को क्या था, गुरुवार था, तो अगला गुरुवार 8 तारीख को, 7 दिन बाद, 1 तारीख को, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 15 7 22 को, 22 के बाद 22 7 29 को, तो कितने गुरुवार पड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने गुरुवार पड़ेंगे, 5 गुरुवार पड़ेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। CAB सर देखो सी का प्लेस वैल्यू 3 और A 1 और ये कितने पर है 2, 3 2 6, तो ये मिलके 3 2 6 एकन 6, 6 का डबल कर दिया है 12। वैसे ही यहाँ किया है 12 एकन 12 और ये n कितने पर है 14 पर, नहीं सर जोड़ के हो रहा है, 3 और 2 5 और 1 6 जोड़ दिया है सर, ये क्या हो गया 3 और 2 5 और 1 6, 6 का डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया 12 और 1 13 और 14 मिलके कितने हो गए 27, और 27 का डबल कर दिया है, तो इनको भी जोड़ो, तो ये कितना हो गया 14 और 1 15 और 23 और 15 मिलके कितने हो गए 8 38, और 38 का डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 76, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 का डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा सर 76, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये कह रहा है ब्राइट शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए कितने 3 अक्षर वाले शब्दों का संयोजन बनाया जा सकता है। 3 अक्षर वाले फैक्टोरियल 6 से, और हमें कहाँ तक जाना होगा 3 तक, तो 6 गुणा 5 गुणा 4, बस इतना करना है, 30 चौके 120, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आ जाओ, आगे कह रहा है रम्या पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, कहाँ खड़ी है सर, पूर्व में खड़ी है। अब वो कह रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज गई, 180 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज गई, पूरी तरह से पीछे मुड़ जाती है, पीछे का फिर दोबारा 180 मान लो, चलो 180 मान लो, एंटी क्लॉकवाइज ही मान लो, फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गई, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, या फिर इसे ऐसे लिख लो कि विपरीत, विपरीत मुड़ रही है, विपरीत लिख लो डायरेक्ट, बस विपरीत लिख दिया, ठीक है, पीछे मुड़ गई एकदम से तो विपरीत आ गई, फिर 90 डिग्री गई दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इन मोड़ों के बाद आप देखो 90 क्लॉकवाइज 90 मिला के 180 घट गया, बच्चा क्या विपरीत, पूर्व का विपरीत क्या होता है पश्चिम, या चाहे आप इसे 180 कुछ भी कर लेते तो इसका विपरीत ही बचता, आंसर ऑप्शन नंबर डी होता, पश्चिम होता, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा बन सकता है, तो NATI NAT, तो VR
तो बी तो 22 पर है, आर 18 पर है, टी तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा 18। अब टी ये रहा, दूसरे नंबर पर टी तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, आई है यू है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा नेशनल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों के स्कोर कितना है, 5 मैचों में इतना है 165, 200, 185, 240, 175। यदि टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रनों के औसत स्कोर की आवश्यकता है, तो छठे मैच में अगर भाई 6 मैच में 200 रन की आवश्यकता है तो 200 गुणा 6 अगर मैं करता हूं तो 1200 स्कोर बनना चाहिए। कितना स्कोर बन जाना चाहिए टोटल, 1200। अब 1200 तो तब बनेगा ना, पहले इन पांचों को ऐड कर लो, इन पांचों को ऐड करूं तो यहाँ वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आप कोई बात नहीं ऐड कर लो। 165, 165 के बाद 210, सर 185 और सर 240 और सर 175। ये कितना हो गया सर, 5, 10, 15 का 5 कैरी कितना 1, 6 और 1 7, 7 14, 14 और 8 मिलके कितने हो गए सर, 14 और 8 मिलके कितने हो गए सर 22, 14 और 6 20, 22, 22 और 4 26, 26 का 6 कैरी कितना 2, 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, तो 965 हो गया। अब 1200 से 965 माइनस कर दो, 9 6 5, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। 6 और 1 7 8 15, 15 4 19 7 26, सही है। तो देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचा, 9 में से 6 गए तो कितना बचा सर 3 बचा, 9 से 6 गए तो कितने बचे सर 3 बचे। 5 10 15 और ये 6 और 1 7 8 15, 15 और 4 मिलके 19, 19 7 26, एक कैरी भी तो था, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 5 हो जाएगा। तो 975 माइनस करने, 975, 9 7 5, ठीक है। तो देखो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, अब इधर कितना बचा 11, 11 से 9 गए तो 2, 225। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा यदि परसों शनिवार है तो आने वाले कल के ठीक 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन है। तो बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करोगे। परसों शनिवार था तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा, परसों था शनिवार, तो आप ये देख कर सकते हो टुडे और यहाँ टुमारो और यहाँ यस्टरडे। अब यस्टरडे से भी बीता हुआ दिन था, ये कौन सा दिन था शनिवार, तो आज का दिन कौन सा है मंडे। अब ये कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाला कल क्या हो जाएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, देखो सर मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। आंसर क्या टिक कर दूंगा, आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा और आप अपना स्कोर भी बताएंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद बच्चों। तो अब वारी है जीएस की, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून को सेकंड शिफ्ट में जो बच्चा आपका पेपर हुआ था उसके जीएस के सॉल्यूशन को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस आ ही चुका है। जीएस का पहला क्वेश्चन है, ये जीएस है ना, जी के जीएस के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 किसने जीता था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसका आंसर भी लगा सकते हो। बताओ बच्चों किसने जीता था। भाई ये जीता था मेरे प्यारे भारत के द्वारा। बोलो किसके द्वारा, भारत ने इसको जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो उसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये बच्चा जो स्वर्ण पदक जो जीता था मिक्स्ड में, वो किसके द्वारा जीता गया था। हाँ भाई सौरभ, नहीं सौरभ चौधरी तो थे नहीं भाई वहाँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पलक गुलिया और क्या हो जाएगा, मुकेश नीलावल्ली। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निशानेबाजी की इस प्रतिस्पर्धा में इनके द्वारा क्या जीता गया था, बोलो गोल्ड मेडल। अच्छा, इनमें से कौन सी गणित की प्रसिद्ध पुस्तक 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, द्वारा लिखी गई है। देखो हर्षचरित ये भी नहीं है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इनमें जो लास्ट बुक है बच्चा वो कौन सी है, बोलो लीलावती। बोलो कौन सी, लीलावती। बोलो किसको, लीलावती बुक को किसके द्वारा। और लीलावती जो बुक है ये गणित के कुछ तर्क हैं उन पर आधारित बहुत बेहतरीन सी बुक है। ठीक है, आगे आइएगा बच्चा, है ना। वारली चित्रकला परंपरा जो
जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृति का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन, यहाँ इतनी बड़ी लाइन पर ध्यान नहीं देना है आपको। वर्ली चित्रकला जो एक परंपरा है वो किस राज्य से संबंधित है भाई? वर्ली चित्रकला मेरे भाई ये किससे है? बोलो महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था वो मधुबनी चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ ही रहा है। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? देखो गगनयान क्या है? एक भारत का मानव मिशन है। ठीक है, भारत का एक मानव मिशन है और ये संभावित है इसे 2026 में छोड़ा जाएगा। तो इसे कौन डेवलप कर रहा है? बोलो इसरो। बोलो किसके द्वारा? इसरो। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इसे प्रक्षेपित करने की, तो क्या हो जाएगा 2026 में, समझ रहे हो ना? 2026 में क्या है संभावना है कि इसे क्या कर दिया जाएगा? बोलो 2026 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, या प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। किसको? गगनयान को। गगनयान है क्या? ये भी बात आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी था। ये क्या है? बोलो ये है भारत का। बोलो किसका? भारत का क्या है? मानव, भारत का अंतरिक्ष मानव मिशन। बोलो क्या हो जाएगा? भारत का अंतरिक्ष मानव मिशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, देखो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए मिनिमम एज बच्चा कितना होना चाहिए? बोलो 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, इसमें बात करें राज्यपाल के लिए भी यही होगा। दूसरा किसके लिए बात करें बच्चा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के लिए भी यही होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चा किसके लिए? बोलो उपराष्ट्रपति। बोलो किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए भी यही होगा। तो ये राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? तो वो 35 ईयर एज ओल्ड होना चाहिए। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? पश्चिमी की बात कर रहा है ना? पश्चिमी आप जानते होंगे, जैसे बात करें यहां ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हो जाएगा? बोलो उत्तर। और ये कौन सा हो जाएगा? बोलो दक्षिण, है ना? इतना तो आप जानते होंगे। और ये कौन सा हो जाएगा भाई? बोलो पूर्व। और ये कौन सा हो जाएगा? बोलो पश्चिम। तो वो किसकी बात कर रहा है? पश्चिम की बात कर रहा है। पश्चिम में भैया यहाँ पड़ता है बोलो क्या? गुजरात। ठीक है, यहाँ पड़ता है बोलो क्या? तमिलनाडु। और यहाँ पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पश्चिम की बात कर रहा है। तो पश्चिम वाला जो बिंदु है वो कौन सा है? 68.7 क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। देशांतर की बात करा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समर्थ पोर्टल, देखो पोर्टल मैंने बोला था, पोर्टल या फिर टोल फ्री नंबर से एक आधा क्वेश्चन आपका प्लस में आता ही है। इसका क्या है? बोलो शिक्षा में डिजिटलीकरण को, जो हायर एजुकेशन है उसमें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। हायर एजुकेशन में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ये किसका उद्देश्य है? बोलो समर्थ पोर्टल। ठीक है, आगे, और सरकार इसको प्रॉपर लागू करवा रही है। अवध के अंतिम नवाब, है ना भैया, अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? बोलो वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह हुआ करते थे। और ये लखनऊ के अंतिम नवाब हुआ करते थे। ठीक है, वाजिद अली शाह के बाद ही 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया था। तो उस समय जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। ठीक है, ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है? ठीक है, अब देखो वेटलैंड एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पेपर से पहले कराया भी था और बताया भी था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप याद रखें। तो भाई देखो दो हैं यूपी के, अगर हम बात करेंगे तो यूपी में भैया 2 को जोड़ा गया, यूपी में 2। ठीक है, और एक तो कौन सा हो जाएगा भाई? एक तो कॉमन सी बात है आपके ऑप्शन में ही है, बोलो कौन सा हो जाएगा? पटना पक्षी बिहार, पटना पक्षी बिहार। ठीक है, और भैया एक कौन सा हो जाएगा? बोलो एक हो जाएगा बोलो शेखा ताल। ठीक है, शेखा ताल भैया ये कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। बोलो कहाँ? अलीगढ़ में है, पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? पटना पक्षी विहार है। और ये कहाँ है? बोलो मैनपुरी में। तो इसे एक वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे लीजिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आओ।
CERT-11 ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया? साइबर अपराध जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। कितने साइबर मामलों को इसके द्वारा, ये नहीं है, ये नहीं है, 24 29 है ना, तो भैया इसमें कितने बोलो, 29.44 लाख जो साइबर अपराध हैं इनका निपटारा CERT-11 के द्वारा किया गया है। ठीक है, बात क्लियर है। आगे, क्रूड वर्थ रेट CBR क्या मापती है ना? क्रूड वर्थ रेट CBR क्या मापती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बिंदास, बहुत जानदार, शानदार सा क्वेश्चन है। CBR जो मापती है, CBR क्रूड वर्थ रेट, अच्छा ठीक है, किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में व्यक्तियों को जीवित जन्मे नहीं है ना, एक दशक में कुल जनसंख्या नहीं बी हो जाएगा। जनसंख्या में मृत्यु दर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में कुल जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसे क्रूड वर्थ रेट कहा जाता है। आगे, जीएसटी से संबंधित 122वां है ना विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया था? ठीक है, तो ये भैया पेश किया गया था, पेश करने की बात की जा रही है 2014 में। ठीक है, 2014 में। अगर बात करोगे आप 122वां संविधान संशोधन, यही क्वेश्चंस आपसे यूपीपी और भैया कांस्टेबल की परीक्षा में, समझ रहे हो ना, कांस्टेबल की परीक्षा में कब 2024 में आपसे पूछा गया था। सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है ना। एसएससी ने भी ये क्वेश्चंस पूछ रखा है, तो जीएसटी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा। वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? लो भाई, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका 5 नहीं, अच्छा यहाँ बिल्कुल ठीक 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 ठीक। ये कब मनाया जाता है भाई? ये 27 अप्रैल, 27 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइएगा। देखो ये क्वेश्चंस हमने, जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, मोस्टली हमने अपने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से रखा था। ये क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट में प्रॉपर रखा भी गया था। ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार के किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो भैया वो सितवे पोर्ट था। बोलो कौन सा था? सितवे पोर्ट था। इस सितवे पोर्ट को क्या हो जाएगा, कलादान प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ताकि व्यापार को, आने जाने की वाली चीजों को वहां बढ़ाया जा सके। भारतीय मुख्य भूमि में दक्षिणी बिंदु में कौन से द्वीप पर भारत, ये देखो बड़ा सीधी सी बात है, कहना चाह रहा है कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, वो किस आइलैंड पर है, किस द्वीप पर है? तो भैया वो किस पर हो जाएगा? सबसे साउथ में बात करें तो भैया हमारा कौन सा हो जाएगा? हाँ भाई, अंडमान निकोबार। बोलो कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक है, आगे लीजिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट 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 पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये कह रहा है दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो किस पर्वत का भाग है, वो किस पर्वत पर स्थित है? भाई हिमालय। बोलो कौन सा? हिमालय। हिमालय पर स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो कहाँ है भाई? बोलो जल्दी से। वो है मेरे भाई कहाँ? नेपाल में। बोलो कहाँ है? नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट चोटी हो जाएगी। आगे, कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? भाई देखो, साइंस से रिलेटेड ही अवार्ड होता है, और साइंस के लिए कौन सी संस्था काम करती है? वो काम करती है CSIR। ठीक है, साइंटिफिक, है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च करके ये संस्था काम करती है। आगे, हाँ ये क्या कह रहा है? हाँ, उलूरू। उलूरू जिसे आर्यावर्त रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? आर्यावर्त रॉक मतलब एक चट्टान के रूप में जाना जाता है। भाई देखो, उलूरू मेरे भाई दोस्त कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बोलो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है ना? तो BCCI का मुख्यालय मेरे भाई कहाँ है? मुंबई में। बोलो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और मुंबई में कहाँ हो जाएगा, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। बोलो कहाँ? बोलो वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में ये इसका क्या हो जाएगा? बोलो मुख्यालय हो जाएगा। आगे, लेई अ रीथ फॉर योर सोल एक साहित्यिक कृति
निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? मतलब लेई अ रील फॉर योर सोल, ये एक बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिखी गई है मेरे भाई सोमाली चक्रवर्ती के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? सोमाली चक्रवर्ती के द्वारा इसे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण, किसकी बात कर रहा है? भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है? भैया ये है आंध्र प्रदेश। बोलो कौन सा है? क्वांटम टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा इसके चर्चे हैं इस समय, ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में किस कर के अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? मतलब इनमें से वो कौन सा टैक्स है जिन्होंने सभी इनडायरेक्ट टैक्स को एक टैक्स के रूप में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। तो भाई वो कौन सा टैक्स हो जाएगा? वो जीएसटी। सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट, कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से, भाई तिलहन का मतलब है जिन फसलों से तेल निकलता है उसे क्या कहा जाता है? पीली क्रांति कहा जाता है ना, पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। आगे, मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? भाई मंथन पुरस्कार मेरे दोस्त मेरे भाई 2004 में शुरू किया गया था। मंथन पुरस्कार कब? 2004 में शुरू किया गया था। आगे, राष्ट्रों ने धन की प्रकृति और कारणों की जांच, है ना, राष्ट्रों ने धन की प्रगति और कारणों की जांच किसने लिखी है? मतलब ये एक बुक है ना। क्या कह रहा है? राष्ट्रों ने धन की प्रकृति और कारणों की जांच, धन पैसे से संबंधित अगर हम बात करें तो ये एडम स्मिथ, बोलो किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई एक क्या है? बोलो बुक हो जाएगी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? देखो ग्रीन हाउस गैस का मतलब है जिनसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता हो, वैश्विक तापमान बढ़ता हो। तो भैया जल वाष्प जब गर्म हो जाता है तो वो हीट वेव के रूप में काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है ही, मीथेन CH4 भैया ये भी हो जाएगा। तो ये इसमें नहीं है, कौन सी? बोलो हीलियम गैस से आपका क्या ग्रीन हाउस गैस के रूप में काउंट नहीं की जाती है। आगे, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? भाई अपर मिडिल लोअर, अपर मिडिल लोअर कितने हो गए? 3, उच्च मध्य और निम्न। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? बोलो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भाई 2 दिवस आपसे प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी, 28 फैब को नेशनल साइंस डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था? भैया 370 में स्पेशली जम्मू कश्मीर को विशेष प्रोविजन दिए गए थे और उसमें 35A भी जोड़ा गया था। लेकिन अब इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया है? बोलो खत्म कर दिया गया है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीकी क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? तो भैया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चुंबकीय अनुदान इमेजिंग, मैग्नेटिक, तो वो हो जाएगा MRI। बोलो क्या हो जाएगा? MRI हो जाएगा। मैग्नेट के आधार पर ये काम करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है ना? आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई का मतलब वो करेंसी की बात कर रहा है। तो करेंसी कौन सा हो जाएगा? आइसलैंडिक क्रोना। कौन सा हो जाएगा? आइसलैंडिक क्रोना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का है? कोलाटम, देखो कोलाटम कॉमन सी बात है भाई, पंजाब का नहीं हो सकता, इस बात को तो आप जानते हो। कोलाटम पंजाब का कहाँ से हो जाएगा, है ना? पंजाब का भी नहीं होगा, है ना? और राजस्थान, है ना? तो ये उत्तरी राज्यों का तो है नहीं। अच्छा केरल, कोलाटम, अगर हम कोलाटम मेरे भाई, हाँ बिल्कुल, ये किसका हो जाएगा? बोलो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाएगा, है ना? लोक नृत्य है, रीजनल लेवल पे इन नृत्यों को किया जाता है, बहुत कई अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। आगे, नायक वेटाचस काली प्रजाति जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानांतरित
वंश के रूप में जानी जाती है ना। तो भैया देखो हॉट स्पॉट के बारे में अगर हम बात कर लें तो भैया यहाँ भारत में कौन सा हो जाएगा बोलो, पश्चिमी घाट, है ना। एक बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। देखो हॉट स्पॉट क्या होता है, ये टर्म ना क्लास में मैं बड़े अच्छे से एक एक चीज को समझाता हूँ। देखो हॉट स्पॉट क्या रहता है, जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे, है ना, परस्पर एक दूसरे के संबंध में एक बड़ी मात्रा में रहते हैं, जहां उनके लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, उस क्षेत्र को एक हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है। तो पश्चिमी घाट ये भारत का एक सबसे बड़ा हॉट स्पॉट, एक बहुत महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो वहीं एक प्रजाति के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। GIFT गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र है ना। किस शहर में स्थापित किया जाता है? भाई देखो गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित की जा रही है, कहाँ बोलो, गांधीनगर में। बोलो हाई टैक्स सिटी है ना, हाई टैक्स सिटी है गांधीनगर गुजरात में, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। आगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। और निजामाबाद कहाँ पड़ता है भाई? आजमगढ़ में। निजामाबाद आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है भैया? ये हो जाएगा वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया। बोलो कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया। ये संस्था ये है जो कि परमाणु ऊर्जा का शांतिप्रिय तरीके से कौन उपयोग कर रहा है? परमाणु ऊर्जा का शांतिप्रिय तरीके से उपयोग करने को बढ़ावा देने का काम ये संस्था करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 113, वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था? तो भाई पहला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? तो वो भाई वास्को डिगामा हो जाएगा, है ना। पहला यूरोपियन यात्री कौन आया था बोलो? वास्को डिगामा। अब वो कब आया था भाई? 1498 में, ठीक है। 1498 में वास्को डिगामा भारत आ गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा द्रव, तरल या गैस की गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित करने का काम करती है? भाई तो स्थानांतरित करना मतलब क्या हो गया? संवहन, ठीक है, संवहन। तो ये थे जीएस के बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस, बहुत प्यारे से क्वेश्चंस, पेपर इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। आइए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून सेकंड शिफ्ट के बेटा आज हम एनालिसिस करने वाले पेपर को, और बिल्कुल सटीक एनालिसिस, बिल्कुल आंसर की 100% ऐसी ही बनने वाली है। तो बेटा देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहले प्रश्न में देखो बेटा कहा गया है आपसे, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, कि जीवित चीज़ों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो बेटा हम उसे कहते हैं जीव विज्ञान। उससे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम जीव विज्ञान। और इसके बाद कितना वाह, अरे वाह, खाली जगह, क्या आपका आगमन तो आकस्मिक है, अरे वाह, क्या विस्मय, तो कौन सा चिन्ह यहाँ पे प्रयोग करेंगे? विराम चिन्ह की बात हो रही है, तो बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और चिन्ह हमारा विस्मयादिबोधक होता कौन सा, इसे भी देख लो। तो ये चिन्ह वाह, बस विस्मयादिबोधक हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, तो गीत प्लस अंजलि, देखिए ये तुम्हारा लास्ट, मुझे उम्मीद है कि ये तो मैंने शायद मैराथन में मेरा प्रश्न पड़ा हुआ है, ये प्रश्न मेरा मैराथन में बेटा पड़ा हुआ है, मैराथन में। और मैराथन में बेटा ये भी प्रश्न मेरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल देखिए आप। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिलती है, सीट उठा लो आप, काल की सीट उठा लो, सीट में प्रश्न पड़ा हुआ है, बिल्कुल सॉरी वहां पे पड़ा हुआ मिलती है, यहाँ पे मिली है, तो कौन सा बेटा? आसन्न भूतकाल। क्या बताया था? भूतकाल की क्रिया हो है लग जाए तो आसन्न लगा देना, सोचना ही नहीं है। सीट उठा लो, सीट में उठा के देख लो, एज डिक्टो ऐसा ही पड़ा हुआ है। लाल पीला ये होना, मुहावरों की सीट उठा लो, बिल्कुल पड़ा हुआ है वहां पर। क्या होगा? लाल पीला होना, इसका मतलब क्या बेटा? अत्यधिक क्रोधित होना। कहते हैं कि क्यों लाल पीले इतने हो रहे हो, तो अत्यधिक क्रोधित होना। रसगुल्ले की में मिठास अधिक होती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण होगा। तो मिठास से क्या होगा बेटा? यानी कि मीठा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर? मीठा। मिठा से क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? मीठा। लुटिया शब्द का देखिए इस आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लुटिया का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? लुटिया। लुटिया क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? लुटिया। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लोकोक्ति का सही अर्थ है दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है।
अरे बेटा दोषी के साथ तो क्या बेटा निर्दोष भी परेशान होता है, बात बिल्कुल सही है ना बेटा। ये कहता है गेहूं के साथ बेटा गुण भी पिसता है, तो क्या होगा बेटा दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। इसके बाद हमसे पूछा है एक मिनट रुकिए, 122 तो रह गया, 121 तक तो हो गया ना हमारा, 121। अच्छा ये प्रॉब्लम है जी हाँ। अब 122 ईदगाह। ईदगाह कितनी सरल रचना पूछी आपसे, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद। जंगल शब्द का पर्यायवाची है जंगल, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है जंगल। जंगल जंगल कहते हैं कांतार। कांतार माने क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ पर जंगल होता है। कांतार माने क्या होता है बेटा, जंगल होता है। इतना सरल पेपर बेटा, इतना सरल पेपर, बिल्कुल हमारी क्लास, हमारी बिल्कुल क्या, हमारी डीपीपी सीपीपी जो भी हमारी आती सब बिल्कुल मॉड्यूल से बिल्कुल प्रश्न नहीं होंगे, त्यों फंसे हुए हैं बिल्कुल। इससे सरल पेपर नहीं हो सकता। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने वेद होते हैं, तो देखिए बेटा कोई सी हमारी सीट उठा लेना सर्वनाम के बाद सभी जगह ये प्रश्न पड़ा हुआ। 3 उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उस विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह पर कालिक लगना, ओहो मुंह पर कालिक लगना अर्थात बेटा क्या होगा बेटा, कलंकित होना, यानी कलंक लगना। बात तुम्हारी यही है, कलंक लगना। निम्न में से खाली जगह 1965 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो बेटा डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है वो बेटा रस सिद्धांत है। रस सिद्धांत पर इन्हें 1965 में क्या मिला था बेटा, हिंदी साहित्य अकादमी। विशैला का अर्थ है जिसमें विष हो। विशैला का अर्थ क्या है बेटा, जिसमें क्या हो बेटा, विष हो, वो होता है हमारा विशैला। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार। बेटा ईमानदार देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपत्ति पड़ सकती है। ईमानदार भाववाचक है, सॉरी नहीं, ईमानदार लोग नहीं, भाववाचक नहीं, विशेषण ही है। और कौन सा है, गुणवाचक। ईमानदारी होगा भाववाचक, क्या होगा बेटा, ईमानदारी। थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ गए, गुणवाचक विशेषण हमारा होगा ये। नीचे दिए गए शब्दों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। देखिए उल्लू का मादा उल्लू होता है, शिष्य का शिष्या होता है, कबूतर का कबूतरी होता है। बेटा यहाँ पे गुणवान का गुणवती होता है, बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो बेटा गुणवान का क्या होगा, तो बेटा गुणवान का क्या होगा था, गुणवती, और बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती। तो बेटा ये हमारा यहाँ पे विकल्प बिल्कुल गलत है। जिसके ऊपर की ओर बाहु हो, जिसकी ऊपर की ओर बाहु हो तो बेटा क्या होगा, उसे ऊर्ध्व बाहु। तो इसमें तो बस बेटा पता है ये पेपर रियलिटी में लॉजिक वाला है। अगर हम थोड़ा सा समय देते हुए, मैंने कितनी बार बताया, हिंदी के प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, दिमाग से पढ़िएगा तो उत्तर आपके सामने होगा बिल्कुल। और सेम वही हो रहा है। और सारे प्रश्न हमारी सीट से बेटा यों के त्यों पड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो देखिए अतीत के चिलचित्र महादेव वर्मा की है, मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध होगी, महादेव वर्मा की होगी यामा। अब एक बची, कौन सी बची, कि सर जीवन का झंडा। जो जीवन का झंडा है वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। बहुत अच्छी कविता उनकी है। यदि किसी उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो सर, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बस यही तो हमसे पूछा है कि अधोरेखा। क्या बोलते हैं सर, अधोरेखा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो बेटा पुत्र का पर्यायवाची होता है बेटा तनुज, और तनुजा माने होती है पुत्री, सहोदर माने होता है साथी, अग्रज माने होता है बड़ा भाई, और अनुज माने होता है छोटा भाई। निम्नलिखित में से हमसे पूछा है कि धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई, तो बेटा धृतराष्ट्र टाइम्स हमसे पूछी गई है। तो इसके जो रचनाकार हैं बेटा, एक बहुत अच्छी लेखा है सूर्यवाला, सूर्यवाला के द्वारा लिखी गई ये रचना है, क्या बेटा धृतराष्ट्र टाइम। निम्नलिखित में से बॉलगाथा गंगा, जो बॉलगाथा गंगा रचना है वो किसकी है बेटा, इसे तो भूलना ही नहीं है कि राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना। आचार्य शब्द का पुल्लिंग है, आचार्य शब्द का पुल्लिंग है, तो बेटा देखिए ये भी हमारी सीट से, सारे प्रश्न सीट से हैं, कोई बेटा बाहर नहीं है। बस इसने हमें अच्छे से हमें सुना होगा, हमारी सीटों को किया होगा, वो पेपर 100% करके आया होगा। हाँ थोड़ा सा देखिए गुले नगमा, देखिए ये शायद मैं इस रचना को नहीं करा पाया हूँ बच्चों को, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, गुले नगमा ये शब्द किसके हैं, फारसी भाषा के, किसके हैं, फारसी भाषा के। और देखिए इसमें फारसी का शब्द हमारे पास एक ही है,
फारसी का शब्द देखिए फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी इसके आंसर है। थोड़ा लॉजिक लगा के भी हम कर सकते हैं। देखिए जहाँ मेहनत करते हैं तो वहाँ बेटा नसीब भी साथ देता है, तो ऐसे हम बता भी सकते थे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग प्रयोग हुआ है? देखिए कितना सरल है। तो बेटा क्या होगा बेटा, उपवन। किस में हुआ है बेटा, उपवन में हुआ है। हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र के जो रचनाकार है बेटा वो कौन है, बाणभट्ट। अरे ये तो कितनी फेमस रचना है। हर्ष चरित्र के कौन है बेटा, बाणभट्ट। ध्यान रखना इस बात को। कमजोर शब्द में उपसर्ग है, कमजोर, तो बेटा कौन सा हो गया, कमजोर शब्द में हो गया बेटा कम। कम उपसर्ग हमारा हो गया बेटा किसमें, कमजोर में। शब्द में गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है, गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा हमको कि सर्जित तत्पुरुष। आंसर हो गया सी। निंदा, निंदा का विलोम, सीट से बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रश्न फंस गए। निंदा का हो गया बेटा स्तुति। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग बेटा किसके लिए करते हैं, तो निर्देश ये बताया था संवाद में, संवाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं राम डैश लगा देते हैं, फिर से उसने कहा मैं आज नहीं आऊँगा, श्याम डैश लगा के लिखते हैं, क्यों नहीं आएगा, तो क्या संवाद में प्रयोग होता है निर्देशक चिन्ह, यानी कि ये वाला चिन्ह आपने देखा होगा, डैश लगाए तो डैश। ये चंद्रमा, शंख, कपूर, तो बेटा अनेकार्थ पूछा है किसे, अब्ज, और अब्ज माने क्या होता है बेटा, पानी। अब्ज का होगा ये, और अब्ज माने क्या होता है बेटा, हमारे यहाँ पे पानी होता है जो मुश्किल से प्राप्त होता है। देखो बिल्कुल, देखो ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट ही अपने उठा लेना, वहाँ से कई सारे प्रश्न हैं इस सेट में, जिसने माने जो प्रैक्टिस सेट जो हुए थे हमारे यहाँ पर, जो मॉक टेस्ट हुए थे वहाँ से भी काफ़ी, जिन लोगों ने मॉक टेस्टों को भी अच्छी तरह किया होगा हमारे यहाँ के, तो बेटा पूरा पेपर ज्यों का त्यों और मिल गया हमारी हिंदी में। तो बेटा ऐसा कि जन पेपर हमारे मॉक टेस्टों से ही बना दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हमारे मॉक टेस्ट से सवाल चुन चुन के और 2-2 4-4 मॉक टेस्टों से एक पूरा पेपर बना दिया। इस सेट का तो बेटा यही हाल है, इस सेट में कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से ज्वारी शब्द के अंत में प्रत्यय, देखिए सब वही प्रश्न, मतलब कि अगर जिस बच्चे ने अच्छी तरह से हमारे यहाँ के प्रैक्टिस सेट कर लिए होंगे वो पूरा पेपर इसको करके आ गया होगा, एक गोरखपुर फिराक गोरखपुर की एक रचना को छोड़कर। कोयले की दलाली में हाथ काले, तो बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुराई होता है। देख कितना क्या कहने, क्लियर बात यहाँ तक। और बेटा इसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ पहले प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है, और गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। बेटा देखो अगर मैं रियल बताऊँ, ये गद्यांश तो बस आपको दे दिया है, अगर मैं कहूँ ना इसके ऑप्शन गद्यांश में प्रश्नों के ऐसे हैं कि आप बगैर गद्यांश को समय बिगाड़े बिना पढ़े कर सकते हो। कि इसी प्रश्न को देख लें, गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली थी, तो प्राचीन सरकारी विद्यालय थे प्राचीन समय में, सर नहीं थे। क्या डिजिटल शिक्षा थी, जैसे बोर्ड थे ऐसे, नहीं थे। क्या मदरसा थे, नहीं थे। तो क्या थे, देखना इसका सीधा सीधा आंसर नहीं आ गया। मैंने तो पैराग्राफ देखो आपके सामने ही पढ़ा भी नहीं है, बताओ आंसर ये आ गया नहीं आ गया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, थोड़ा ये भी लॉजिक लगेगा तो समय बचाने के लिए। और तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है, नारी शिक्षा के केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं, एक शिक्षित माँ पूरे गांव को शिक्षित करती है, नारी शिक्षा की जनसंख्या नियंत्रण करती है, नहीं केवल नारी शिक्षा की महिला। बेटा देखिए यहाँ तक जहाँ तक है, अब पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, इसका आंसर ये होगा सेकंड वाला बी, 100% यही निकलेगा देखना। और यहाँ देखिए गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है, रोजगार प्राप्ति, धन कमाने, परीक्षा मुक्त, इसका भी आंसर देखना बी निकलेगा। चलो पढ़ के देख लेते हैं गद्यांश। शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है, शिक्षक व्यक्ति न केवल अपने बल्कि समाज और देश का भी विकास करता है। शिक्षा ज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश फैलाती है, यह व्यक्ति को अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती है। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। तो आगे देखो, प्राचीन भारत में जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हैं, आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। डिजिटल तकनीकी शिक्षा घर घर तक पहुँचा। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं ने बच्चों के स्कूलों से जोड़ा है। नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित माँ देखो आ गया, पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। शिक्षा में निवेश ही देश का सबसे लाभकारी निवेश है। तो इसका क्या हो गया, आ गया नहीं आंसर। अज्ञान के अंधकार को दूर करके क्या बेटा, ज्ञान का प्रकाश फैलाना।
माध्यमिक शिक्षा। और देख लीजिए नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है, तो देखो दिया गया नहीं कि दिया गया ये तर्क, एक शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, परिवार को क्या बेटा समाज को भी कर सकती है। बिल्कुल सही बताया को, यहाँ तो पैराग्राफ पढ़ने की आपको आवश्यकता बेटा है ही नहीं, ऐसे प्रश्न है टाइम बचाने के प्रश्न। देखिए मैं बताऊं जिन्होंने हमारे मॉक टेस्ट किए होंगे उन्होंने कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी प्रकार की हिंदी में तो। और उसके बाद बेटा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इसका आंसर होगा। इसी के साथ ही बेटा अब हम आपके साथ ही हमारा 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट बेटा होता है यहीं पर समाप्त। अब हम आपको एनालिसिस करके लाएंगे बेटा 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। नमस्कार साथियों, कटारा एकेडमी लेकर आई है आपके लिए एक हजारों सिलेक्शन देने वाला वर्दी फाउंडेशन बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड यूपीएसआई, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर भी जानकारी कर सकते हैं। जय हिंद।